घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग सामान्य अध्ययन के सबसे पहले केमिस्ट्री की कक्षा में और फिर बायोलॉजी की कक्षा होगी और फिर लास्ट में करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारी कक्षा आज समाप्त हो जाएगी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश उत्सव है जो महाराष्ट्र में एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम लोग उसको चौड़चन के रूप में मनाते हैं। हम लोग के यहाँ एक ही दिन तीज भी होती है और एक ही दिन प्रत्येक घरों में, मिथिला में ही ये चौड़चन का त्योहार मिथिला में ही मनाया जाता है। लोक त्योहार है, इसीलिए छात्र, अभी मैं किसी से पूछा क्यों जी लेट क्यों हो गया, तो कहती है वो कि सर घर चले गए थे चौड़चन में। यही तो थी, ठीक है, घर चले गए थे चौड़चन में। तो चलिए खैर, आपने दोनों काम कर लिया। चौड़चन में घर जाके खजूरी प्रीकिया भी ले आए जो अगले 10-15 दिनों तक खाएंगे और अध्ययन भी आरंभ हो जाएगी। तो आगाज करते हैं बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के। सभी लोग जिनको आना था वो आ गए हैं। हम लोग केमिस्ट्री की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री विज्ञान की 3 शाखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है, बायो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कहीं पर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे बीपीएससी में क्या है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिविल सेवा में जो उसकी 17 नवंबर को होगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है कि 30 क्वेश्चन। गप मत कीजिए, जिसको जो करने ना वधीरा है, कान से जो कम सुनता है वो आगे आ जाएगा। आगे का सीट अभी भी खाली है, ठीक है, आ जाइए। आज तो निश्चित रूप से रहेगा ही, आ जाइए। जिसको कान से कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। सर हमको तो आंख से भी कम सुनाई देता है, दिखाई देता है, तब तो बात ही अलग है। बात समझा? क्या बात है, क्यों गुमसुम है जी, चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग केमिस्ट्री की कक्षा में, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा है। मैंने कहा है कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है वहां 10-10 क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन आपकी परीक्षा में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कभी केमिस्ट्री ज्यादा आ सकता है, कभी फिजिक्स ज्यादा आ सकता है, कभी बायोलॉजी ज्यादा आ सकता है, लेकिन सामान्य ट्रेंड यही है कि बायोलॉजी ज्यादा आता है। जहां पर इस तरह का कंफ्यूजन रहती है, डिमार्केशन, क्लियर डिमार्केशन नहीं रहता है, तो वहां पर बायोलॉजी की संख्या अधिक हो जाती है। हम तो ऐसे भी कोई गेस्ट चैप्टर तो आपको पढ़ा नहीं रहे, हम तो कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जो कंपटीशन का डिमांडिंग है, कमीशन का डिमांडिंग है। एक बार चाय का व्यवस्था देखिएगा। तो कहने का अभिप्राय साफ है कि आपको मैं तो सभी चैप्टर पढ़ा के ले जा रहा हूं। इसी कड़ी में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना आरंभ किए हैं। 1-2 कक्षा केमिस्ट्री का किया है मैंने। सबसे पहले तो यही बताया कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसका संबंध आपके जन्म से पहले से है। प्लेसेंटा में आप जाते हैं भ्रूण के रूप में, 3 महीने के बाद भ्रूण शिशु होता है और भ्रूण के रूप में जाते हैं, और उसका जो पोषण होता है वो प्लेसेंटा में ही होता है। अब पोषक पदार्थ क्या है? वो आपका फूड केमिस्ट्री है। वो आपका क्या है? फूड केमिस्ट्री है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या है? संयोजन से बना है। 1:2:1। आगे पढ़िएगा भी, बायोलॉजी में ही न्यूट्रिशन एक चैप्टर है जिसमें आपको भोजन कराएंगे भी, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को पचाएंगे भी। सारा व्यवस्था है। कार्बोहाइड्रेट भी कराएंगे, प्रोटीन भी कराएंगे, फैट भी कराएंगे, कुछ विटामिन भी खिलाएंगे। अब पानी तो अंत में पिला ही जाता है, जिसमें कोई एनर्जी भी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी है। लेकिन पानी शरीर के श्वेत मतलब पसीने को नियंत्रित करने और भोजन माने टेम्परेचर कंट्रोल में पानी की भूमिका है, और साथ में भोजन को पचाने में भी पानी की भूमिका है।
पानी ऐसे भी 9 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। कहा भी जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए 9 गिलास पानी, 1 गिलास दूध और 1 सेव जरूर खाना चाहिए। अब इसमें से तुम लोग क्या काम, कौन कौन सा काम करते होगे वो तो मुझे नहीं पता, तीनों काम करते हो, बहुत अच्छा। इरशाद, इरशाद, आपका नाम भी इरशाद है, इरशाद हम कह भी रहे हैं। अक्सरा व्हाट्सएप पे लगता है आप ही का आता है क्या, वो जितना भी मैसेज आता है शेरो शायरी से भरा हुआ, नहीं इनका नहीं है, आप ही का है क्या? अच्छा, आप ही का नाम खुर्शीद अनवर आलम आप ही का नाम है, तो उसमें खुर्शीद रहता है तो अच्छा वो दूसरा इरशाद है। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ तो मैंने बताया कि एक ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं जो जन्म से लेकर और अंतिम अवस्था तक वै धमा संखारा अपमादेन संपादित, बुद्ध का अंतिम शब्द है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा हो रहा है अभी अहमदाबाद में, और अगले साल अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन में हम भी भाग लेने के लिए हनोई जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन के लिए, चिंता मत करो, ठीक है कि नहीं। नहीं जाएं, जब जिंदगी भर यहीं पर हम रहें, ठीक है कि नहीं। हमको भी घूमने समझने का मौका मिलता है तो हम बीच में दे आते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। किस कक्षा के छात्र हैं? तो इतना देर से, अच्छा आइए यहां बैठिए, तो पीछे बैठते हैं। हमेशा मास्टर साहब के सामने बैठिए, उनके आंखों के सामने रहिएगा, आंखों में समाये रहिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया, आओ आओ आ जाओ, अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुस्सा आ रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त, आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि हम लोग केमिस्ट्री में जन्म से लेकर अंतिम शब्द बुद्ध के हैं। वै धमा संखारा अपमादेन संपादित, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु पोखरा के पास ही है, जो अभी नेपाल का पर्यटक राजधानी घोषित हुआ है, याद रखिएगा। और फिर उनको ज्ञान मिला बौद्ध ज्ञान में, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। मूल बिंदु पे आइए, विशेष इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे। यहां पर यह याद रखना है कि सुबह से लेकर शाम तक केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ता है। सुबह जब उठते हैं तो फ्लूराइड, ये जो दंतमंजन है या जो भी आप लेते हैं, कॉलगेट, सेंसोडाइन, ठीक है कि नहीं, जो भी आप यूज करते हैं सब में केमिस्ट्री है। इसके बाद पानी ग्रहण करते हैं, वो भी केमिस्ट्री है। कुछ भोजन वोजन करके आते होंगे, बिस्किट वगैरह सब, वो भी केमिस्ट्री है। चाय, आओ ठाकुर आओ 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 आओ। अब मेरा गुस्सा चढ़ रहा है, ठीक है। चाय लेते हैं, उसमें भी केमिकल अल्कोलाइड्स पाया जाता है, टेनिन, उसमें थीन नामक एक तत्व भी पाया जाता है। उसमें थीन नामक एक तत्व है जो स्फूर्ति, लगता है आपको कि थोड़ा सा ये जो तत्व है ये क्या देता है, स्फूर्ति देता है, तो लगता है कि थोड़ा सा स्फूर्ति आया है चाय पीने से। चियादिनुस, नेपाल में जाओगे तो चियादिनुस कल्चर है, चाय दो चिया, ठीक है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि थीन नामक तत्व है, टेनिन नामक केमिकल अल्कोलाइड्स है। ये सब तो याद रहेगा। कॉफी में कैफीन होता है, ये भूलता नहीं है लड़का, जो सामान्य लड़का है। लेकिन एक और तत्व केमिकल अल्कोलाइड्स है जिसका नाम है निकोटीन, और तंबाकू में केमिकल अल्कोलाइड्स है, उससे भी तेजी होती है। जैसा कि छात्र कहते हैं कि सर बुद्धि बढ़ता है उससे, पुराने छात्र सब, ठीक है। एक हमारा कल पुराना छात्र परसों फोन किया तो नहीं उठा पाए, बहुत फोन आ रहा था तो बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते तो नहीं उठा पाए। कल फिर किया, बेचारा पुराना शिष्य था, उसका 12-13 भाई भतीजा जितना था सब कहीं ना कहीं बिहार प्रशासनिक सेवा से लेकर कहीं ना कहीं सब सेटल है, और उसका 8-10 दोस्त भी है, वो भी सब सेटल है यहीं के माध्यम से। उस 8-10 दोस्त में तो 4-5 बीपीएससी से पास है, तेजकांत झा, ललित कुमार, महेश्वर पंडित अभी बेनीपट्टी में वीडियो भी है, तेजकांत तो डिप्टी कमिश्नर है फाइनेंस में, बस ढेर सारे हैं।
पुराने दिनों को याद भी कर रहा था। उसी याद के क्रम में एक और लड़के को याद कर रहा था कि सर ऊ जे तम्बाकू खाई छे सर, ऊ कता छे सर। हम कहे अच्छा अच्छा पवन, हाँ हाँ ऊ दरोगा है अभी, ठीक है कि नहीं। तो वो यहीं बैठता था, मतलब इस रूम में नहीं जहाँ पे था। तो हम किनारे से अभी भी पूछते हैं, हम जब पूछेंगे ना तो एक ही लाइन से पूछेंगे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसा करके नहीं पूछते, एक ही लाइन से अभी भी हम पूछते हैं। तो किनारे से पूछना शुरू किए, वहां तक गया। सुबह का सत्र था, मारे हुए था, इसमें रखे हुए था, वो घुट गया, मार दिया, बेहोश हो गया, हरकम मच गया। अब कोई लड़का गिर गया तो क्लास समझते ही हो कि क्या हो जाता है। क्या डिस्टर्ब हुआ? हम कहे उसको कुछ नहीं हुआ है, वो किस लिए बेहोश हुआ हम समझ गए उसको, ठीक है कि नहीं। बाद में बुला के कहे कि जो करते हो सब छोड़ दो, ठीक है कि नहीं। तो फिर छोड़ा उड़ा या क्लास में तो छोड़ ही दिया, क्योंकि उसको अब डर हो गया कि अब तो रोज बेहोश होने लगेंगे तो सर जी थूड़ देंगे। तो इस तरह का भी लड़का होता था। अब नहीं, अब इस तरह का लड़का नहीं आता है। पहले रखता था, जेबी में रखता था, इशारों में बात करता था, भाई ठीक है, समझ जाते थे। क्या संसद में, एक बार संसद में भी लालू जी को किसी ने बढ़ा के दिया, ठीक है कि नहीं। लालू जी को भी आदत है थोड़ा सा लेने का, केमिकल अल्कोलॉइड्स, निकोटीन। लेकिन निकोटीन और टेनिन में अंतर यही है कि टेनिन खाने पीने से आप गिरिएगा नहीं, लेकिन निकोटीन यदि खा लीजिएगा तो गिर जाइएगा, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को गुल खाने की आदत होती है, ग्रामीण महिलाओं को। आजकल नया स्वरूप हो गया है गुटखा, आजकल नया सिस्टम आ गया ना। हाँ हाँ, गुटखा का मतलब रजनीगंधा का, तुलसी का, सब खाया, पकड़ा गया इधर तो समझ जाओ। एक बार हुआ, एक बार मजिस्ट्रेट चेक इन कर दिए हम, एक लड़का पकड़ा गया, जेबी में जींस में रखे हुए था 2-4 ठो। कहा कि सर मेरा नहीं है, मेरी भौजाई का है। इधर सुनो, ठीक है। शुरू में तो सख्त थे, लेकिन हंसी आ गई उसकी बात पे। हम कहे तो तुम ही पैंट जो पहना तो किसका पहना, ठीक है कि नहीं। तो आशा है तुम लोग भी समझ गए होगे कि हो सकता है एक ही जगह टंगा हुआ होगा, हो सकता है सच बोल रहा होगा। प्रथम दृष्टा में तो मानना पड़ेगा कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उसकी बात यदि हम सच मान ले, ठीक है, तो प्रथम दृष्टा में लगा कि, लेकिन फिर हम कहे कि जब पीछे घूमो, आगे घूमो, तो लगा कि तो मेल पैंट है, तो मतलब झूठ बोल रहा है मास्टर साहब से। प्रथम दृष्टा में मैंने माना, लेकिन दूसरी दृष्टा में जब खोजबीन शुरू किया तो मेल जींस में और फीमेल जींस में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो लोग पहन सकता है, सरक जाएगा, ठीक है कि नहीं। मेल जींस अलग होता है, फीमेल जींस, हाँ। इसलिए ऐसा नहीं कि जाना कहना कि सर जी एक तो जींस दीजिएगा, नहीं, वो पूछेगा कि मेल की फीमेल। मूल में आ जाइए। खैर, तो मूल यह है कि निकोटीन आपने देखा, टेनिन आपने देखा, कैफीन आपने देखा, ये सब केमिकल अल्कोलॉइड्स है। तो हम लोग दैनिक जीवन में भी केमिस्ट्री का बहुत जगह उपयोग करते हैं। पानी पीते ही हैं, ठीक है कि नहीं। शाम में जब सोने जाते हैं तो एल्थ्रीन की टिकिया लगाते ही हैं। सब में केमिस्ट्री है। जो पंखा से हवा लेते हैं उसमें नाइक्रोम क्वाइल है, निकेल और क्रोमियम, उसमें भी आपका केमिस्ट्री है। इसमें केमिस्ट्री है। सेलुलोज से बना हुआ आपका कागज है, उसमें केमिस्ट्री है। जो पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनिक भंडार है, उसमें केमिस्ट्री है, ठीक है कि नहीं। मतलब कोई भी ऐसा यूज नहीं है दिन भर में जिसको आप करते हैं उसमें केमिस्ट्री नहीं छुपा हुआ है। तो केमिस्ट्री इतना विशाल है, उसको पढ़ ही रहे, विभिन्न चैप्टर में केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला दिन आपने पढ़ा केमिस्ट्री क्या है, और केमिस्ट्री क्या की कड़ी में पढ़ा, उसको 2 भागों में बांटा। भौतिक वर्गीकरण किया और फिजिकल क्लासिफिकेशन किया और केमिकल क्लासिफिकेशन किया। और इसी कड़ी में हमने पहला चैप्टर पढ़ाया परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु क्या है और परमाणु के मौलिक गुण, और साथ में कुछ एंटी पार्टिकल्स और साथ में कुछ अन्य पार्टिकल्स। अभी हमने हिग्स बोसोन की भी चर्चा की थी कल परसों, मतलब पिछले दिन। जो ईश्वरीय कण है, मृत्यु भी हो गई बोसोन साहब की, हिग्स पीटर हिग्स की मृत्यु भी हो गई। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, तो बोसोन को कहा जाता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में करके रखिएगा। इस तरह से इन चीजों को हमने देखा। आज की हमारी कक्षा पिछले दिन की कक्षा से सीधे तौर पे जुड़ी हुई, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला। और दूसरा है, चूंकि उस दिन हमने आपको कहा था कि बूस्टर वाले में हम पहले उसको बता देंगे, बेसिक चीजें हैं और वो जानना भी चाहिए, आपकी परीक्षा में कभी कभार पूछा भी जाता है। और तब है रेडियो एक्टिविटी।
और आज हमारी कक्षा एक छोटी कक्षा में है बटी हुई केमिकल रिएक्शन, और दूसरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और दूसरा है हमारा रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा के विषय में आपको जानना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी के विषय में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जानना चाहिए। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, हाफ लाइफ पीरियड के साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को जानना चाहिए। तो ये काफी एक मिसलेनियस टॉपिक भी है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन से आपका परमाणु बम बनता है और फ्यूजन से हाइड्रोजन बम बनता है, और हाइड्रोजन बम बनाने का श्रेय टेलर को जाता है। परमाणु बम बनाने का श्रेय किसको जाता है? एटहॉर्न और स्ट्रांसमैन को जाता है। और इसी कड़ी में यह भी याद रखिएगा कि एटम बम कम शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम की तुलना में, क्योंकि हाइड्रोजन बम फ्यूजन से बनता है। फ्यूज मतलब एकता में ही बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जो कहते हैं ना, बचपन से पढ़ते होंगे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में ही बल है। तो क्या है? फ्यूजन से बनता है कि दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे तो उसको हम फ्यूजन की प्रक्रिया कहेंगे। हमारा सूर्य से, तारों से जो ऊर्जा आती है वो फ्यूजन से आता है। वो परीक्षा में बराबर आप जाइएगा, साल भर में 10 परीक्षा दीजिएगा तो एक आध जगह उससे आपका आमना सामना हो जाएगा कि सूर्य और तारों से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है? तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन चीजों को जानना है। मैं जो मंदक की चर्चा करता हूं, ये सब क्या, मंदक का उपयोग हम लोग इसी परमाणु संयंत्र में करते हैं। और परमाणु संयंत्र के दो भाग होते हैं, एक शांतिपूर्ण उपयोग में ऊर्जा निर्माण में करते हैं, और दूसरा हम लोग परमाणु बम भी बनाते हैं जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए आवश्यक भी होती है। और इस कड़ी में हमारी एक यूनिट भी काम कर रही है जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। जब भी चर्चा होती है DRDO की तो मैं उसकी स्थापना बताता भी हूँ। और कल परसों भी कोई परीक्षा हुई थी, 2-4 दिन पहले ही परीक्षा हुई थी, उसमें भी किसी परीक्षा में पूछा था। और मैं कहता हूं कि मेरी शुरुआती 10 मिनट जरूर सुनते रहिए, उसमें भी कुछ नई पुरानी बातें आपको आती रहती है और वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत काम कर जाता है यदि वो पच के रह गया तो। इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज का हमारा पहला भाग है, छोटा सा भाग है, और उसके बाद थोड़ा बड़ा भाग है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले तो यह जानना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है। कि जब दो तत्व आपस में मिलकर, दो तत्व या दो कंपाउंड आपस में मिलकर के अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके कोई भी नए पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ में सब आ जाता है, यौगिक मुख्य रूप से बनाते हैं या स्वतंत्र रूप से भी बना सकते हैं, यौगिक नहीं भी बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यौगिक नहीं बनता है। कंपोजिशन रिएक्शन में संयोजन की प्रक्रिया होती है। H2 + O2, H + O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यदि मिला और वाटर बनाया प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो यह संयोजन की प्रक्रिया हो गई। यह क्या हो गई? यह संयोजन की प्रक्रिया हो गई। तो ये मिलकर जो बना, और जो एक डिकम्पोजिशन मतलब हीट के माध्यम से टूट कर बनता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पर हम हीट देंगे तो टूट जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये जो आपका है ये क्या हो गया? टूट गया। मैं टूट गया तो डिकम्पोजिशन, मिल गया तो कंपोजिशन। उदासीनीकरण होता है कि जब अम्ल भस्म मिला और लवण बना दिया, NaOH और HCl मिल गया, NaCl बना दिया, लवण बन गया, तो वो हो गया उदासीनीकरण की प्रक्रिया। अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है बराबर। ठीक है कि नहीं? कि किस प्रक्रिया में उदासीनीकरण की प्रक्रिया है, तो 4 दे देगा आपको। तो वहां पे आपको वो जब रिएक्शन देखिए तो बहुत भारी लगा, जो कि बहुत आसान है। लेकिन जब रिएक्शन देखते हैं तो बाप, रिएक्शन दिया था। अरे क्या दिया था रिएक्शन में? रिएक्शन में यही दिया था कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन है, कौन डिकम्पोजिशन, अरे यही ना देगा जी। यही 6-7 टाइप जो है। आप CO2 + H2O, 6 मॉलिक्यूल CO2, 12 मॉलिक्यूल H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं।
C6H12 वो 6 बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। यह प्रक्रिया क्या होगी? यह प्रक्रिया होगी फोटोसिंथेसिस। यह प्रक्रिया क्या होगी? यह होगी प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो 7-8 टाइप है, इस 7-8 टाइप को एक एक उदाहरण से समझ लेना है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे, अब लिखना शुरू कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो तत्व जब दो तत्व आपस में मिलकर नए उत्पाद, नए यौगिक बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसमें तत्व भी मिल सकता है, यौगिक भी मिल सकता है। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। ये जिंक है, ये क्या है? कहता है जिंक है। हम कह रहे हैं क्या है? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? कहता है यौगिक है। तत्व है। ये क्या है? H2SO4। ये क्या है? सुनो ना पहले, ये क्या है? यौगिक है। तो वहां डेफिनेशन में तत्व और यौगिक भी हो जाएगा। कोई दो तत्व होती ही जरूरी नहीं है, तत्व या दो तत्व या तत्व यौगिक भी मिल करके एक नए, वो ठीक है, मिल करके एक नए यौगिक या नए पदार्थ बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अब ये जो मिल गया तो ये हो जाएगा ZnSO4। तो नया यौगिक बना दिया। ZnSO4 क्या है? नया यौगिक बना दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये व्हाइट विट्रॉल इसको कहते हैं। जिंक सल्फेट इंटू 7H2O क्या हुआ? ये हुआ व्हाइट विट्रॉल, उजला थोथा उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उस सब आगे अभी समझाना हमको क्या है, अपने डिफिनीशन को जस्टिफाई करना है कि दो तत्व या एक तत्व और यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। उस पदार्थ में यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अब लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं? निम्नलिखित। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में लिख दो संयोजन प्रतिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन प्रतिक्रिया। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन या संयोजन प्रतिक्रिया। तो दो तत्व किसको मिला दीजिएगा? C+O2, 2H2+O2। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया H2O। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? दो तत्व मिल गया ना, और मिलकर के क्या बनाया? नया पदार्थ जो यौगिक था। नया पदार्थ जो यौगिक था। तो ये ऐसा प्रतिक्रिया यदि दे दे विकल्प में, और नीचे लिख दे कौन सी प्रतिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, उदासीनीकरण, तो क्या मारिएगा? अब तो बना दीजिएगा कि संयोजन प्रतिक्रिया कौन सी हुई। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ? और याद रखिएगा कि जब जल बनता है तो उसमें एक कैटलिस्ट होता है, और जिसका नाम है प्लेटिनम। तो नोट में लिख दो, नोट, पानी बनाने में प्लेटिनम कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। प्लेटिनम उत्प्रेरक,
प्लेटिनम कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, प्लेटिनम कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। प्लेटिनम कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। एक दिन बूस्टर फैक्ट में वो भी पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा तत्व होता है जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और न्यूट्रल भी छोड़ सकता है। तुम्हारे मित्र की तरह तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि लगे रहो, हो ही जाएगा। होता ही है, ठीक है कि नहीं? अभी तक मैंने एक भी ऐसा केस 24 साल में नहीं देखा कि जो गंभीर छात्र है और कंटिन्यू है वो विफल रहा है। कहीं हाँ ठीक है, उसको 2 साल की जगह 4 साल लग गया होगा, 5 साल लग सकता है, ठीक है कि नहीं? बहुत कम को 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, वो तो डिपेंड करता है। मान लिया अभी तुम पढ़ रहे हो, अब वैकेंसी आ गई और तैयारी सॉलिड हो गई, ठीक है कि नहीं? पास कर गए तो तुमको कहीं पर भी जंक नहीं लगा, डंप नहीं रहे, क्योंकि वैकेंसी भी साथ में आ गई और आने की पूरी संभावना भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी आने में ही विलंब हो जाती है और इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं। ये जो मैं अभी नीचे बता भी रहा था कि 9वां अनुसूची में आरक्षण को डालने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ आरक्षण, मंदिर, मस्जिद, यही सब ऐसे वाद होते हैं जिसके आधार पे वोट को हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पॉलिटिशियन ऐसे संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं कि राज्य का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। मैंने कहा कि अरे यार, रेगुलर वैकेंसी यदि तुम दोगे तो कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। आरक्षण है 100% कर दोगे, 100 और 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दोगे, इस आरक्षण का क्या औचित्य रहेगा? सो हमको बता दो। कोई औचित्य नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी को क्रिएट कीजिए, ठीक है कि नहीं? और जो रिक्त पद है, आप छोड़िए क्रिएशन को, जो रिक्त पद है उसी को आप भर दीजिए, ठीक है? वही अपने आप में 1/10 हमारा यदि राज्य सरकार का स्ट्रेंथ कुल मिलाकर 12 लाख का है तो कहा भी जाता है कि 1/10 के आसपास हमारा रिटायरमेंट फेज रहता है। मतलब 1,20,000 हमारी रिक्तियां सतत रूप से बनी रहती है। और 1,20,000 यदि हम, एक तो अभी टीचर का देखे होंगे 1.5 लाख नौकरी दिए हैं तो लगता है हर घर में नौकरी मिल गया। जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, सबको बहुत बड़े स्तर पे, कलेक्ट्री का नौकरी तो है नहीं, कलेक्ट्री के लिए तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन लगता है कि ये भी मास्टर, वो भी मास्टर, वो भी मास्टर, सब मास्टर ही मास्टर, लगता है घर घर में मिल, जबकि अभी 1.5 लाख 2 लाख को मिला है। और यदि हर साल आप 1-1 लाख देने लगेंगे तो जो पढ़ने लिखने वाले जो गंभीर युवा हैं उसको तो हो ही जाएगी। और आप लोग उन गंभीर युवाओं में से हैं जो चौरचन के दिन भी आए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए। अब वो तो चौरचन में घर छोड़ के आई है, तो और बड़ी बात है, ठीक है? तुम लोग तो गए नहीं, जो भी हो, इसीलिए बेचारा उदास बैठा हुआ है कि हम तो हैं प्रदेश में, देश में निकला होगा चांद, ठीक है कि नहीं? ये तो उस चक्कर में है बेचारा, है ना? एक गजल भी है ना कि हम तो हैं प्रदेश में, देश में निकला होगा चांद। मूल बातें पर आ जाइए। मूल बातें यह है कि हम लोग अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या आता है? दूसरा रिएक्शन कौन है? दूसरा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब विघटन रिएक्शन, विघटन प्रक्रिया। तो लिखेंगे अंग्रेजी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और हिंदी में कहते हैं उसको विघटन प्रक्रिया। विघटन, विघटन प्रक्रिया लिख दें? नहीं सर, देखता रहता है चेहरा तो क्या करेंगे। विघटन प्रक्रिया हिंदी में उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन शॉर्टकट में है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन का स्पेलिंग सर क्या लिख रहे हैं,
ठीक है कि नहीं? आजकल ओके जो होता है, ओके मैसेज में तो कैसे लिखते हैं? के। तो शुरू में हम नहीं जानते थे तो हम कहे कि के मतलब व्हाट। ठीक है? हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम प्रणाम। तो क्लास नहीं चलेगा तो आपका इंतजार करेगा? हाँ नहीं, जब समय पे नहीं की जाता बैठिए आराम से वीडियो देखिए, बीच में फोन मत किया कीजिए। आपके लिए हम बैठे रहेंगे। देखो दी, किसी को आता है तो देख लो, किसी को आता है तो जोड़ दो। आता है कि नहीं आता है? हाँ, ऐसा नहीं कि उसको चलो आगे देखो, चलो फिर से पीछे आ जा। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? देखो, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो लिखेंगे ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें, आइए इसी तरह से टहल टहल के आ जाइए। ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अब मान लिया तुम पानी ही, तुमको सबसे आसान लगा पानी। विलंब से आने वाले छात्राओं को बता दें कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ रहे हैं, और प्रकार में पहला प्रकार पढ़ाए हैं संयोजन की प्रक्रिया, और दूसरा बता रहे हैं विघटन की प्रक्रिया। हमने बताया कि एक यौगिक है, एक उत्पाद है जो टूट जाता है दो भागों में, तो दो उत्पाद बनता है। तो ये टूट करके दो उत्पाद क्या बनाएगा? H2 प्लस ऑक्सीजन। तो ये दो, इसका खोज किसने किया? ये लाइटेस्ट गैस है। ये कैसा गैस है? ये सबसे हल्की गैस है। और इसका खोज किसने किया? कैवेंडिश। और ये ऑक्सीजन है जो प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जो वातावरण में कितना परसेंट रहता है? 21%। इंस्पिरेशन में, ये एटमॉस्फेयर में, और इंस्पिरेशन में कितना परसेंट होता है? सांस लेते हैं उस समय 21%, लेकिन 17% हम छोड़ते हैं। एक्सपिरेशन में कितना परसेंट रहता है? ये 17% रहता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भविष्य में जान ही जाएगा। और इसकी खोज किसने किया? प्रिस्टले। इसका खोज करता है प्रिस्टले। तो ये जो दो नए कंपाउंड, नए उत्पाद बने, प्रोडक्ट बने, यही क्या है? इसी को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपकी परीक्षा में क्या इसे देगा? जो मैंने अभी बताया दे देगा, यही इक्वेशन। कहेगा उपयुक्त में से किस प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता है? ए संयोजन रिएक्शन, संयोजन प्रतिक्रिया, उदासीनी प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, डिकम्पोजिशन विघटन प्रक्रिया। क्या मारिएगा आप? समझ गए तो कितना आसान है, और नहीं समझे तो जो मन में आ रहा है उसी पर टिक लगा दे रहे हो। कहोगे कि समझ में, ऐसा केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा कि समझ ही में नहीं आ रहा था। आप पढ़ लिए तो एक साथ उसमें और कुछ मिसलेनियस भी पढ़ लिए, लाइटेस्ट गैस पढ़ लिए, इसी के साथ साथ ऑक्सीजन का खोजकर्ता पढ़ लिए, हाइड्रोजन का पढ़ लिए। कभी कभी बहुत छोटी तथ्य भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता, 4 तत्व दे देगा, 4 इधर खोजकर्ता दे देगा, और सजाना होगा आपको। यदि आता रहेगा तो हाइड्रोजन कैवेंडिश, ऑक्सीजन प्रिस्टले। नहीं आता रहेगा तो दोनों एक दूसरे का उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तीसरा लिखेंगे, तीसरा है फोटोलाइसिस।
फोटोलाइसिस बता रहे हैं। फोटोलाइसिस क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का हिंदी में है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। ठीक है, ये क्या होता है सर? कुछ नहीं है, नाम ही से स्पष्ट है, प्रकाश अपघटन। माने प्रकाश की उपस्थिति में जो अपघटन होता है, अपघटन मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना। तो प्रकाश के अपघटन में, ऐसे भी लाइसिस मतलब होता है विघटन, तो उसके उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? लाइट। लाइट क्या? यही सूरज की ऊर्जा, सूरज का प्रकाश, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? एनवायरमेंट पढ़ाते भी हैं, 4-5 कक्षा एनवायरमेंट की हुई है, फिर आगे भी होगी, 10-12 कक्षा भी है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? सूर्य। अभी बता भी रहे थे कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो किस अभिक्रिया के माध्यम से मिलती है? वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से मिलती है। उसको याद करके रखिए। फिलहाल तो फोटोलाइसिस है। फोटोलाइसिस में सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का नाम सुना होगा। ये सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बना देता है? सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर प्लस क्लोराइड बनाता है। सिल्वर सॉलिड है, क्लोरीन गैस है। याद रखिएगा, इसी में आप लोग का सिल्वर का जब कंपाउंड की बात करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका। अभी लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब, लेकिन अभी हम जानकारी दे देते हैं। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम वर्षा में। आर्टिफिशियल रेन जो करते हैं वो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी के प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी के प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। और अभी मतदान हुआ था 18वीं लोकसभा में, आप लोग गए होंगे तो स्याही लगाया होगा, और स्याही को वो हमेशा एक दबात में रखता है बालू के नीचे। क्यों? क्योंकि वह सूरज के प्रकाश में क्या होता है? वेपराइज हो जाता है और उससे उसकी जो रंग होती है खत्म हो जाती है। इस कारण से उसको हम, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है कि चुनाव की स्याही को बालू के ढेर में क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है कि वो डिकम्पोज न करे सनलाइट की उपस्थिति में। फिलहाल यहां ये 3 बातें की जो इंक है उसमें कौन सा है? चुनाव के इंक में, चुनावी रंग में। यहां रंग का अर्थ है ये नहीं कि चुनावी रंग में, चुनावी स्याही मतलब मतदान की स्याही। और ये है फोटोग्राफी में। इसका उपयोग कहां करते हैं? पहले फोटोग्राफी का बड़ा महत्व था। जीवन में लोग 2-4 फोटो खिंचाते थे, अपने घर में टांग के रखते थे। आज जीवन में 1-8 लाख फोटो मोबाइल में है, एक भी फोटो स्मरण में नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि एक फोटो सर के साथ मेरा फोटो बहुत अच्छा आया हुआ है तो उसको हम निकाल करके ड्राइंग रूम में टांग लें। है तो है, ठीक है कि नहीं? अभी कितना फोटो है। ठीक है, कल, अरे वो कहाँ गया जी वैभव? कल हमको 10-12 फोटो भेजा था, देखो आज पकड़ा गया, उसका अटेंडेंस हो गया। ठीक है कि नहीं? तो कल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजा, 25-25 ढेर है फोटो का। ठीक है कि नहीं? हैक भी हैक नहीं, क्या कहते हैं उसको, हैंग कर रहा था, फिर कुछ डिलीट किए, धीरे धीरे कर करके पुराना बड़ा फाइल सब अपने आप हो भी जाता है। तो हमने कहा था 1-2 फोटो यदि हो तो भेज देना। तुम लोग करता क्या है, हमको 40-50 भेज देता है। अब ये जो सब भेज देगा 40-50 तो मेरा मोबाइल तो खत्म। 2-4 ही भेजो, लेकिन भेजो जरूर। ठीक है कि नहीं? क्योंकि फेसबुक पे हम सबका फोटो देख चुके हैं, बड़े सर के साथ हैप्पी टीचर्स डे, पूरा नीचे वाओ नाइस, बड़े जो सबका तुम लोग के दोस्तों का कमेंट होता है
वगैरह वगैरह। आगे लिखो। फिलहाल कहां थे हम लोग? फोटो का गप कर रहे थे तो मुस्कुरा रहा था, पढ़ाई का गप कर रहे थे तो मुंह धुआं जैसा बनाए हुए था। देखो इसको, ठीक है कि नहीं? तो सिल्वर आयोडाइड में क्या है? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। अभी लिखना नहीं है, अभी मत लिखो, लिखवाएंगे। अभी सुनो, इसमें रहेगा ना असल। यही देखो, कहते हैं ना कि पहले के जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो रुपया है पॉकेट में रहे वही काम आता है। ये नहीं कि बैंक में है 2 करोड़ तो उससे नहीं काम आता है। पॉकेट में जितना है वही काम आता है, इसमें जितना रहेगा वही काम आता है। इसलिए इसमें डालो। कहां डालना है? यहाँ। हाँ, यहाँ 3 बातें कौन डाले हमको देख करके बोलो। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल, सिल्वर नाइट्रेट। मन्नू 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 तरफ देखो, मन्नू तरफ। सिल्वर नाइट्रेट मतदान का इंक, और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। आशा है याद हो गया होगा। अनुसूची 4 राज्यों के सीटों का बंटवारा, वेरी गुड। अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची 11 पंचायती राज। खड़ा हो तुम, अभी इसको हम ठीक करते हैं। 1 से लेकर 6 तक बताओ। हाँ, वेतन तीसरा, चौथा, पांचवा अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन, छठा पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन से, विशेष प्रशासन से संबंधित आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में बैठो। बच गया आज तुम, ठीक है? आज बच गया तुम, नहीं तो आज तो डेंगा जाता। चलो खैर, कहां थे हम लोग? ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये पार्ट समझ में आ गई ना कि सनलाइट की उपस्थिति में यदि कोई कंपाउंड टूटता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको फोटोलाइसिस, मतलब प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट तीसरा, चौथा, चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन बताते हैं, देखो ना। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या होता है? नाम ही से स्पष्ट है क्या? तो विद्युत धारा का उपयोग करके यदि कंपाउंड, कोई उत्पाद टूट जाएगा, एक कैथोड पे चला जाएगा, दूसरा एनोड पे चला जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। यही अभिक्रिया दे दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस में चौथा है इलेक्ट्रोलाइसिस, यही अभिक्रिया दे दिया। H2O विद्युत धारा, H2 सॉरी H2 कैथोड पर, O2 एनोड पर। अब कहेगा निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता है? तो विद्युत अपघटन को। यदि विद्युत धारा नहीं भी दिया और कैथोड एनोड दे दिया तो भी पकड़ लोगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में ही कैथोड एनोड होगा। कैथोड एनोड किस में होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस में नहीं होगा। किस में होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस में होगा। इस बात को ध्यान में रखना। चौथा, चौथा हो गया। पांचवा लिख दो, पांचवा लिख दो उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट टिक लगा लो उस पर। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया, और इस पर टिक लगाओ 5 बार। सबसे ज्यादा पूछने वाला तथ्य है वही। सबसे ज्यादा यदि कोई तथ्य पूछा जाता है तो उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन की प्रतिक्रिया पूछी जाती है। पांचवा है उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया।
या अभिक्रिया। क्या होगा इसमें, अभी बताए थे, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनाएगा, लवण। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। जैसे एग्जाम्पल लिख दो, HCl, HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। HCl प्लस NaOH, ये क्या है, क्षार है, ये है क्षार, बताएंगे अगले दिन। ये है अम्ल, अभी नहीं पूछो कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। हालांकि एक लाइन में सुन लो, यदि H प्लस आयन देता है तो वो एसिड है, और OH माइनस आयन देता है तो बेस है। तो ध्यान रखो, और भी कई इसके ब्रॉन्स्टेड लीडी थ्योरी की अवधारणा है, लिविस अवधारणा है, बहुत सारी अवधारणा है, उसके आधार पे हम भस्म को ज्ञात करते हैं। कुछ भौतिक सत्यापन भी करते हैं कि अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो ये सब भौतिक अवधारणा होती है। तो अम्ल, भस्म और क्षार में हम इसकी जानकारी, गप नहीं करो पीछे बच्चा, ठीक है। तो ये सब अवधारणा को हम लोग अगले क्लास में, फिलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं HCl हुआ अम्ल, NaOH हुआ, और A मिल करके NaCl बना दिया, प्लस H2O बना दिया। NaCl क्या है, लवण। और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। नमक का सामान्य सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नोट में लिख दो, नमक का सामान्य सूत्र, नमक का सामान्य सूत्र, नमक का सामान्य सूत्र, नमक का सामान्य सूत्र NaCl होता है, NaCl होता है, ठीक है, NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट, अब एक और बता रहे थे शुरू में, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, उष्मा के प्रभाव में यदि डिकम्पोजिशन हुआ तो उसको हम कहेंगे, विघटन हुआ तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लिखेंगे छठा, उष्मीय विखंडन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे थर्मल, छठा है थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय विखंडन। जैसे लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र CaCO3, तो वो है क्या, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं लाइमस्टोन। ये पूछता भी आपकी परीक्षा में, याद करिए, लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, जो कभी नहीं जिंदगी में पढ़ा है वो भी लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें उष्मा दे दिए, क्या दे दिए, हीट, क्या दे दिए, हीट। छोड़ो ये लिखना, तुम ये लिख लो, हीट दे दिए। तो हीट दे दिए तो क्या बन गया, बन गया क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम और CaO प्लस CO2। और ये CaO क्या है, ये है क्विक लाइम, क्विक लाइम। तो ये रिएक्शन जब दे देगा तो ये विखंडन की प्रक्रिया नहीं है, ये किसकी प्रक्रिया है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट है और ये, ठीक है, हीट है
तब आपका दो नए पदार्थ बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं। एक उत्पाद क्विकलाइम कहलाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखिएगा कि सॉलिड CO2 का दूसरा रासायनिक नाम क्या है? ड्राई आइस। सॉलिड CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कॉपी के ऊपर में लिख देना, कॉपी के ऊपर में। सॉलिड CO2 का रासायनिक नाम ड्राई आइस है। ठीक है, क्या है? ड्राई आइस, याद रखना, ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी में कहते हैं उसको शुष्क बर्फ। हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद रखना। ओके, क्विकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। लाइमस्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र CaCO3। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम इसलिए कहते हैं 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना, नहीं बात बनिएगा तो उसी तरह से लड्डू बाबू रह जाइएगा। ठीक है कि नहीं? कहते हैं ना कि मास्टर साहब माता पिता का बात, तुम लोग ने कहा कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, तो सिर्फ नाम का कि उसके अनुरूप वो जो कहे हैं कि 1 से 30 तक याद करके आइएगा, तो याद भी कीजिएगा कि नहीं याद करना है। याद तो करना ही होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कैल्शियम Ca कैसे हो गया। कहते कि 1 से 30 तक उसका प्रतीक चिन्ह एकदम कंठाग्र रहना चाहिए, टिप्स पे रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? चाहते नहीं है कि पूरा कक्षा को गमगीन माहौल में हम तब्दील कर दे। ठीक है, इसको हंसी आ रही है, पूछना शुरू करें हम अभी? हाँ, यस सर, ठीक है, जैसा हम इसको केमिकल रिएक्शन पढ़ा लेते पूछते हैं हम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए, उदासीनीकरण हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। एक और भी इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस। और तब है फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एक है आइसोमेरिज्म विन्यास, उसको कहते हैं। आइसोमेरिज्म विन्यास में क्या होता है कि कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, वो जो नया कंपाउंड जो बनता है वो सेम फॉर्मूला रहता है। जैसे अमोनियम साइनेट का हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका। अमोनियम साइनेट किस में बदल गया? यूरिया में। NH2CO NH2 में बदल गया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। NH4CNO। तो ये जो कन्फिगरेशन बनेगा उसको कहेंगे आइसोमेरिज्म विन्यास कन्फिगरेशन। तो पहले कौन सा लिखोगे? पहले यही लिख लो, पहले यही लिख लो, तब फोटोसिंथेसिस लिख लेना। लिख लेना आइसोमेरिज्म अभिक्रिया, आइसोमेरिज्म रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट लिख दें। जब ही कहा कि बाबू हो तभी मैं समझ गया कि खुरपी हेरा गया। या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सर रीअरेंजमेंट का इंग्लिश चाचा उसका स्पेलिंग बता। बट अरे वाह, आओ आओ, आगे घर से उसी में प्री किया है। आज टैक्स लगेगा, हम आगे कटोरा रखेंगे एक ठो। ठीक है, जो घर से आएगा उसमें 2 ठो जान करेगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। हाँ, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। वो तुम जानो, हम लिख दिए स्पेलिंग, अब तुम जानो क्या है उसमें। ठीक है कि नहीं? आशा समझ गए होगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? तो लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु, किसी यौगिक के अणु के परमाणु का, अभी रुक जाओ तुम, आप नहीं तो तुमको समझ ही में नहीं आया ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अब समझ में आएगा उसको। ठीक है, अब रुक जाओ तुम, अब ये पार्ट समाप्त होने दो तो दूसरा चैप्टर में चलना। क्या लिखे कि ऐसी विक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु
का रीअरेंजमेंट किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु विन्यास, यौगिक के अणु के परमाणु का विन्यास पुनः विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट किया जाता है, तो उसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अमोनियम साइनेट उसको हिट किए या उसका सीधे किस में कन्वर्ट कर गया, NH2CONH2, दोनों का सूत्र एक ही है, मतलब क्या रीअरेंजमेंट किया गया है। यह है अमोनियम साइनेट, ये क्या है, अमोनियम साइनेट, और ये क्या है, यूरिया। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रतिक्रिया है ये सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया किस में होती है, तो वहां नोट में लिख देना, नोट में, नोट लिखो। यह प्रतिक्रिया कार्बनिक यौगिक में होती है, कार्बनिक यौगिक में होती है। किसमें होती है, कार्बनिक यौगिक में होती है। किसमें होती है, कार्बनिक यौगिक में होती है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया किसमें होती है, कार्बनिक यौगिक में होती है। ओके, और नोट नंबर 2, यूरिया किसने बनाया था लैब में सबसे पहले, होलर ने। तो लिखेंगे यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया नोट करके लिखिए ना, नोट करके, हाँ। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में होलर ने तैयार किया, जिसे लैब में होलर ने तैयार किया। लैब में किसने तैयार किया, होलर ने तैयार किया। ठीक है, तो इसको तैयार किसने किया, होलर ने। हुल्लर भी रख लोगे तो ठीक है। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहला यही है, फर्स्ट। अभी एमएससी पीएचडी सब इंटरव्यू दे रहा था, पीटी मेंस पास करके एसडीओ एग्रीकल्चर का, मैं साक्षात्कार मंडल का सदस्य था, तो मैं एक क्वेश्चन भी पूछता था बच्चों से कि अच्छा बताओ जी, पहले तो ये पूछा कि ऑर्गेनिक खेती क्या होता है, बायो एग्रीकल्चर क्या होता है, दोनों एक ही है। अब ये बताओ कि यूरिया जो है वो कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग हम ऑर्गेनिक खेती में क्यों नहीं करते, ठीक है, हो वो समझा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं इसका कि ये डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज होकर फिर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में परिणत हो जाता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जब परिणत हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सर कोई जवाब दिया कि नहीं, कोई नहीं। हम ऐसे भी जो क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चों से, बहुत बेसिक पूछते हैं, बहुत टफ पूछते भी नहीं, हम बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान से हम बात नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सब तो पढ़ के पीटी मेंस पास किया तो टिक उक लगा के आया ही। परसेप्शन, ठीक है, चिंतन, इन सब पर नेतृत्व क्षमता, केस स्टडी, इन सब से जुड़े हुए मैं क्वेश्चन पूछता हूं अपने बच्चों से, जो उस स्तर का अधिकारी तंत्र में प्रवेश करना चाहता है। मूल में आ जाइए, और जो इस तरह की क्वालिटी डेवलप कर लेता है तो प्रवेश करता ही है। हमने अभी आपसे बात की कि होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, हालांकि बाद में डिकम्पोज हो जाता है,
इसलिए इनऑर्गेनिक खेती में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं, न कि ऑर्गेनिक खेती में। हम लोग का ऑर्गेनिक खेती में हम लोग केचुआ का उपयोग करते हैं, जो किसानों का मित्र है, जिसके कल्चर को क्या कहते हैं, बर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अपशिष्ट पदार्थ से कंपोस्ट बनता है, जो पूछता भी, अभी किसी परीक्षा में पूछा भी कंपोस्ट क्या होता है, तो कंपोस्ट क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ से बनता है। जो अपशिष्ट पदार्थ से बनेगा उसको क्या कहेंगे, कंपोस्ट। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या, गोबर। आजकल ग्रामीण स्वच्छता पे बहुत बल है, ठीक है कि नहीं। अभी माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी स्वच्छता प्रबंधन पे परसों तरसों बैठक कर रहे थे, और उसमें इसी बिंदु पे दे रहे थे कि शहरों में गंदगी ज्यादा है गांव की तुलना में, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए वही कंपोस्टिंग मेथड है, खाद बनवाइए, एनर्जी प्रोडक्शन करवाइए, सड़क में उपयोग कीजिए। आजकल सड़क परिवहन मंत्रालय भी जो पहाड़ सब होता है, आपको दिल्ली में सुने होंगे प्लास्टिक का पहाड़, जो 20 साल 25 साल में इतना बड़ा हो गया कि वो पहाड़ का रूप ले लिया, कठोर हो गया। अब मेथोडोलॉजी अपनाई जा रही है कि किस मेथोडोलॉजी से उसको धीरे धीरे खंडित करके तोड़े या उसका उस अपशिष्ट का हम उपयोग करें, ठीक है कि नहीं। बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली सरकार के लिए। खैर मूल में आइए, तो यहां तक क्लियर हो गया ना कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइसोमेरिज्म रिएक्शन क्या होता है। उसमें क्या होता है, उसमें रीअरेंजमेंट किया जाता है। अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट हो गया किस में, यूरिया में हो गया। यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो यूरिया का फॉर्मूला, और ये भी बता दिए कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी आपसे जीके पूछ सकता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में करते हैं। खुश रहो, बहुत बड़ा अधिकारी। किसमें करते, कौन सा है, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको होलर ने तैयार किया। यह भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी आजकल इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, आपकी परीक्षा में तो थोड़ा सा कम, यूपीएससी वगैरह में तो 100 में जीएस में 15 से 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से होता है, 15 से 20 क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर की जितनी नई अवधारणा है, पामा कल्चर जैसे, ठीक है कि नहीं, अभी नई अवधारणा आई पामा कल्चर। पामा कल्चर का अर्थ होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड हम एग्रीकल्चर करते हैं। आजकल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा ध्यान है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग मैन मेड एग्रीकल्चर, जो मैन मेड हमने जो तैयार किया जिस रसायन का, वो अब हमें ही क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है कि नहीं। हम कहते भी हैं कि हमारा जो ये पूरा शरीर है वो क्षितिजल पावक गगन समीरा से बना है, और क्षितिजल पावक गगन समीरा में क्या आता है, दो चीज बड़े अहम है, पानी और हवा। और पानी और हवा की शुद्धता, हवा कब शुद्ध रहेगा, जब पानी शुद्ध रहेगा। अब पानी कब शुद्ध रहेगा, कि जब हवा शुद्ध रहेगा, ठीक है कहा, दोनों एक दूसरे का पूरा। लेकिन पानी की शुद्धता का संबंध क्या है, हमारे कृषि रसायन से। हम जो कृषि में रसायन का प्रयोग करते हैं उसको यदि 0 कर दें तो पानी आपकी शुद्ध मिल जाएगी। आप देखिए, आप जम्मू कश्मीर स्वर्ग हेवन कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है कि नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में जाइएगा तो पानी देख करके मन कर जाएगा पानी पीने को, माने कल कल करती हुई नदियां आपके बगल से गुजर रही है, कभी पैर दीजिए, छम छम कीजिएगा, थोड़ा सा कीजिए, ठंडा होता है। कभी मन करेगा थोड़ा सा पी ले, इतना ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर होती नहीं है। सोर्सेज तो हमारा वही है, शुद्ध एकदम बिल्कुल। लेकिन वो जब तुमसे संपर्क होता है, तुम लोग इतने गंदे हो, इतनी गंदी हो, इसको गंदा कहे, तुमको गंदी कहा, ठीक है कि नहीं। इसको खराब लगता न तुमको खराब लगा, नहीं इसको खराब लगा। इतने गंदे हम सब कि हमारे संपर्क में शुद्ध आता है और क्या हो जाता है, वो शुद्ध पानी अशुद्ध पानी में, मैदान में गंगा आकर क्या हो जाती है, मैली हो जाती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल, इसलिए 2014 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे परियोजना, और 1986 से चल रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वीरभद्र सिंह। गंगा शुद्धिकरण योजना, गंगा एक्शन प्लान, अभी फेज 3 चल रहा है। वीरभद्र मिश्र को पद्मश्री वगैरह भी मिला हुआ है। खैर अभी हम लोग वहां पे नहीं है, अभी हम लोग हैं फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जो बात मैंने अभी की है वो सब ज्ञान की बातें हैं, और सब परीक्षा के दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो कैसे हर चीज लिखा दे नोट में, नहीं तो पूछेंगे कि कंपोस्टिंग क्या है, तो सर जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब बदलता है तो उसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। कहां से क्या तुम मिला दोगे, कौन सा रिएक्शन को किधर फिट कर दो, इसलिए लिखाना हम पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरूर बता दिए कि अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा जो हम निर्माण करते हैं जिस पदार्थ का, उसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। विशेषकर खाद, जो हमारा ऑर्गेनिक खाद बनता है वो कंपोस्टिंग के माध्यम से ही बनता है।
आगे चलिएगा। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12 O6 × 6O2 बनाता है। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है और पानी निकलता है। 6 मॉलिक्यूल वाटर भी निकलता है। ये बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद। तो कभी कभी पूछता भी है, फिलहाल ये लिखिए, ये आपका जो रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है? ये प्रकाश संश्लेषण। तो लिख देंगे, जब जब सूरज की ऊर्जा, जब सूरज की ऊर्जा एवं जब सूरज की ऊर्जा एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर, मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दो और लिख लेना हमारी तरफ से। तो सर ये सब किसके तरफ से है? ये सब तो किताबी तरफ से है, मतलब एवरीडे बताते हैं। एक है आपका एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। जैसे पाचन की अभिक्रिया है, तो ये कैसी अभिक्रिया होती है? या श्वसन करते हैं, ये कैसी अभिक्रिया होती है? ठीक है कि नहीं? ये एवरीडे साइंस है। और आप समझते ही हैं कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एवरीडे साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स है, उस पर हमेशा बल दीजिए। कभी कभी आपका ये सबसे एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, और जो अभी हम जितनी बात कर रहे हैं पेरीफेरी में, वही सब आपका आमना सामना होगा। ठीक है कि नहीं? उसी क्रम में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को भी देख लें। तो लिखेंगे एक्सोथर्मिक, हिंदी में कहते हैं उसको उष्माक्षेपी। बहुत कठिन है, साइंस में हिंदी के शब्द ऐसे भी कठिन होते हैं। उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। नाम से ही स्पष्ट है, 100 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उष्मा विमुक्त होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे श्वसन में क्या होता है? उष्मा निकलता है। पाचन में क्या होता है? उष्मा लेते हैं। सॉरी, तुम लोग बड़ा सेल्फिश सब है। क्या है? अब मुकेश रहता तो अभी कह देता, इसको हटा देना चाहिए। मुकेश रहता तो कह देता कि सर चाय है। तुम लोग पढ़ने के चक्कर में अच्छे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, गधे की तरह है, पढ़ाने दीजिए सर को। ठीक है,
कौन भूखा प्यासा है? आओ, पूरे सम्मान स्नेह से लो। उसकी मां को भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना ऐसा होगा कि एक आध का बाबू को भी पढ़ाए होंगे। बताओ जी, है कोई ऐसा? है जरूर। हाँ, वो पीछे देखो खड़ा हुआ, उसके पिताजी को ही पढ़ाए हुए हैं। इसका जो बेटा आएगा तो कहेगा हमारे बाबू के पढ़ा ले, दादाजी के पढ़ा। बैठो, ठीक है। हाँ, अब 25 साल के बाद भी आओगे तो हम इसी तरह से रहेंगे यहाँ पे। हाँ, समझा? बस तुम लोग की शुभकामना रहनी चाहिए कि सर ऐसे ही बने रहे। हाँ, ठीक है, समझी? हाँ, अभी तो आती हो रिक्शा से या पैदल, हाथ में हाथ डुला के तेरा मेरा साथ रहे। और उस समय आओगी गाड़ी से, मारुति से, ब्रेजा से। सर ब्रेजा से आएंगे सर, फॉर्चूनर से आएंगे सर, आओ। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, 103 में लिखेंगे ऐसी विक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे श्वसन, रेस्पिरेशन, प्राकृतिक गैस का जलना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो ना, प्राकृतिक गैस का जलना, बहुत गजब हाल है। प्राकृतिक गैस का जलना। अब बोलो प्राकृतिक गैस में क्या रहता है? बोलो, मुख्य कंपोनेंट मीथेन। तो नोट में ये भी लिख दो, प्राकृतिक गैस के मुख्य संगठक, प्राकृतिक गैस ऑब्लिक लिख दो, प्राकृतिक गैस ऑब्लिक सीएनजी, सीएनजी, सीएनजी ऑब्लिक लिखो ना, ऑब्लिक लिखना नहीं है, ऑब्लिक, ऑब्लिक ऑब्लिक कर देना है। हाँ सर, आप कहे थे ना सर, ये सर ऑब्लिक लिखा हुआ है सर, ये कौन सा गैस है सर? हम कहेंगे यह गैस नहीं है, ये ठोस द्रव्य गैस तीनों का मिश्रित रूप है, ऑब्लिक। ठीक है, ऐसा नहीं लिख ही लेना कि तीनों का मिश्रित रूप है। तो याद रखिए कि प्राकृतिक गैस या सीएनजी का मुख्य संगठक कौन है? मीथेन। और प्राकृतिक गैस का जलना, और प्राकृतिक गैस का जलना के साथ साथ, प्राकृतिक गैस के जलने के साथ साथ श्वसन की जो अभिक्रिया होती है वो किसका उदाहरण है? सृष्टि। तुम तो मेडिकल का तैयारी अभी भी कर रही हो, एक्सोथर्मी का उदाहरण है। एंडोथर्मी का पाचन, क्योंकि एंडोथर्मी में क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ऊर्जा आता है तब ना टंच होके खड़े हो जाते हैं। अभी 4 घंटा पड़ेगा तो झमुआ जाइएगा, और फिर जब जाके घर पे खाना खाइएगा, ठास भोजन चाप निद्रा, उसके बाद इनर्जाइज हो जाइएगा। अब फिर कहिएगा चलो सर को फोन करते हैं एक बार फिर से 5 घंटे का कक्षा हो जाए, क्योंकि इनर्जाइज हो गए ना। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी लिए, जब पाचन हुआ तो एनर्जी आया, तो एनर्जी आया तो टंच हो गए। देखो आगे, अभी टंच उंच नहीं लिखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, इस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे पाचन में, जैसे पाचन में, जैसे पाचन में, जैसे पाचन में हो गया। एक और लिख लो, रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो लिख लो रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया।
उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि ऐसी प्रतिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। N2 प्लस H2 मिलकर के अमोनिया बना दिया, अमोनिया से फिर हम N2H2 बना दे, तो यह प्रतिक्रिया क्या है? यह उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया होती है कि एक ही दिशा में होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया करके और एक ही दिशा में प्रतिक्रिया होगा, सोडियम सल्फेट से प्रतिक्रिया करके, तो जो कंपाउंड नया बनेगा वो आपका क्या हो गया? एक ही दिशा में हो गया, तो वो हो गया अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हो गया जो दोनों तरफ दोनों दिशा में जो प्रतिक्रिया होगी उसको हम कहेंगे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। देखेंगे ऐसी प्रतिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है, ऐसी प्रतिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया। अमोनिया, अमोनिया ये क्या है? और ये इसी प्रक्रिया में एक प्रक्रम है जिसका नाम है हेबर, और इसलिए परीक्षा में पूछता है कि हेबर पद्धति से क्या तैयार किया जाता है? अमोनिया। तो हेबर पद्धति से, हेबर विधि से, हेबर विधि से अमोनिया तैयार करते हैं। हेबर विधि से लिख लो, काम देगा। हेबर विधि से अमोनिया तैयार किया जाता है। ठीक है, अब तो नहीं ना दिक्कत होगी। पूछेगा जब अमोनिया का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो क्या मारिएगा? रिवर्सिबल। ऐसे तो जितनी प्रतिक्रिया सभी रिवर्सिबल है। अभी जितना पढ़े हैं सब तो एक दिशा में पढ़े हैं, तो कितना एग्जाम्पल लिखिएगा। हमको बताना था क्या? उत्क्रमणीय। हमको बताना था एक्सोथर्मिक, मेरी तरफ से था। हालांकि ये चीज बायोलॉजी की चीज है, लेकिन फिर भी मैंने उसको, इसमें केमिस्ट्री एक बताया ना, प्राकृतिक गैस का जलना। तो प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? एक्सोथर्मिक है। प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस में क्या जलता है, क्या होता है? उष्मा निकलता है, और भोजन में के पाचन में क्या होता है? उष्मा लेते हैं, उसमें उष्मा एब्जॉर्ब करते हैं नहीं, और उसमें ऊर्जा को, उष्मा नहीं, उसमें ऊर्जा को छोड़ते हैं। हालांकि उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, हीट भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, साउंड भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा का एक सिद्धांत भी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है कि ना ऊर्जा का निर्माण होता है, ना ऊर्जा का नष्ट होता है। नोट में लिख दो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा न तो ऊर्जा का निर्माण होता है और न ही ऊर्जा का निर्माण होता है और न ही ऊर्जा का विखंडन। याद रखें कि सभी संतुलित रासायनिक समीकरण, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, याद रखें सभी संतुलित रासायनिक अभिकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। सभी रासायनिक, जितना भी अभी पढ़े हो रासायनिक समीकरण, ये सब संतुलित रासायनिक समीकरण है। अभी जितना लिखे हो ना ऊपर में, जितना रिएक्शन लिखे हो ये सब, वो सब क्या है? संतुलित रासायनिक रिएक्शन। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। देखेंगे ये सभी मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे लेबोजियर ने दिया था, जिसे लेबोजियर ने दिया था।
जिसे लेबोजियर ने दिया था। कि कभी आपसे पूछ दे कि जितने रासायनिक समीकरण बनते हैं वह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे बनते हैं, तो मास कंजर्वेशन पे, फटाक से बना दीजिएगा। नहीं सुने रहिएगा तो कभी दांत दबाइएगा, कभी दाएं दबाइएगा, नहीं कभी इधर देखिएगा कभी उधर देखिएगा, लेकिन होगा नहीं। तो इसलिए ध्यान करके रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा उस दिन का जो बूस्टर फैक्ट था, जो हम कहे थे कि उसको बताएंगे, आधा एक घंटा का, आधा पौन घंटे लगते ही हैं, हालांकि उससे ज्यादा लगा क्योंकि हमने कई चीज उसमें बताया है। हमने उसमें न केवल केमिकल रिएक्शन का, यहां तक कि फोटोसिंथेसिस से लेकर और कुछ बायोलॉजी के भी संदर्भ को मैंने जोड़ दिया। अरे बायोलॉजी भी हम ही को पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस भी हम ही को, तो क्यों नहीं उस बेस को हम अभी से बनाते हुए चले, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये कक्षा समाप्त हुआ। रेडियो एक्टिविटी के 2 भाग में से एक भाग मैं आपको आज बता देता हूं, परिचय। तो आप नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो सक्रियता। ये उसको ठीक कर दो तो जी, क्या नाम है इसका, गिरजा, रिकॉर्डिंग